साथियों नमस्कार। आज संडे के दिन भी आप लोग समय निकाल कर आए इस प्रेस वार्ता में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कीमती समय निकाल कर यहां पर आए। मैं आलोक शर्मा, कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सचिव इंचार्ज पंजाब, मेरे साथ रविंद्र दलवी जी, सचिव इंचार्ज पंजाब, मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष महोदय बैरी साहब, हमारे दो एमएलए साहिबान परगट सिंह जी और कोटली साहब। आज हम सब लोग आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं दो विषयों को लेकर। पहला विषय, दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, कुंभ जब से शुरू हुआ है या कुंभ की जब से तैयारियां शुरू हुई हैं, तब से बड़े बड़े वायदे किए गए कि 100 करोड़ लोग भी अगर स्नान करने के लिए आएंगे तो हम पूरे इंतजाम के साथ उसको मुकम्मल तरीके से इंतजाम देंगे। सभी ने स्वागत किया, पूरे देश ने, क्योंकि कुंभ 12 साल के बाद एक बार आता है। कुंभ को पूरी तरह से कुछ एंगल ऐसे भी दिए गए जिसमें कहीं ना कहीं वोट और फोटो का भी महत्व हो। योगी जी और मोदी जी के फोटो पूरे हिंदुस्तान में लगाए गए, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप कुंभ करा रहे हैं, अच्छे से कराएं। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कई सवाल उठाए थे कि जो व्यक्ति पिछली बार, जो अधिकारी कुंभ मेले का इंचार्ज था, जिसके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसी को इस बार कुंभ मेले का इंचार्ज या मेला अधिकारी बनाया गया। हरिद्वार में भी जब कोरोना के समय पे अर्ध कुंभ का आयोजन था, उस समय भी तमाम घोटालों के आरोप वहां की सरकार के ऊपर लगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी मेला अधिकारी को दोबारा से वहां पर मेला अधिकारी बनाया गया, जिसके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के साथियों ने भी लगाए थे। अब हालत यह है कि वहां पर जो हमारे सूत्र और जो चश्मदीद कह रहे हैं कि इलाहाबाद के अंदर 1000 से ज्यादा मौतें हुई। मैं अपनी बात को पुनः रिपीट करता हूं कि हमारे सूत्र और जो वहां पे चश्मदीद लोग बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों की वहां पर दुखद मौत हुई। और पूरे प्रशासन ने जिस तरह से वहां पर आंकड़ों को छुपाया, मात्र 30 लोगों के लिए डेथ डिक्लेयर की, और आज तक वो 30 लोग कौन हैं उसकी लिस्ट देश की जनता को नहीं मिल पाई। और उसका सीधा सीधा कारण यह है कि अगर 30 की लिस्ट वो निकाल देंगे तो बाकी लोग, तमाम परिवारजन सामने आकर खड़े होंगे कि हमारे लोग भी, परिजन भी, जिनको हमने मुखाग्नि दी है या जो लापता हैं पिछले 10 दिन से 12 दिन से, उनका क्या। यही गुजरात मॉडल है कि तमाम आंकड़ों को आप छुपा जाइए। वहां पर 4 बार आग लगी, 2 बार भगदड़ हुई। सब चीजों को ये प्रशासन जो है वो पूरी तरह से दबाता हुआ चला गया। इसी तरह की घटना कल बहुत ही दुखद और ऐसी दर्दनाक घटना कि चश्मदीद जो हैं वो देखने वाले और वहां के कुली जो हैं वो रो रहे हैं। भगदड़ मची। भगदड़ के जो कारण थे वो कारण अभी तक रेलवे ने नहीं बताए हैं। कौन से प्लेट पर स्पेशल ट्रेन आनी थी, कौन से प्लेट से चेंज करके, अनाउंस करके, कौन से प्लेटफॉर्म पर चेंज किया गया उसको, स्पेशल ट्रेन को, वो तमाम चीजें अभी देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन जो स्टेटमेंट आया उसमें आया कि कुछ यात्रियों का पैर फिसला सीढ़ियों से और उससे भगदड़ हो गई। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी रेल विभाग इतने बड़े स्टैम्पेड जिसमें दर्जनों लोग मरे। एक कुली का स्टेटमेंट मैं भी एक न्यूज चैनल पर सुन रहा था, उसने कहा 15 डेड बॉडीज तो हमने लोड की हैं। एक कुली की स्टेटमेंट है। पूरा प्रशासन
दो तीन कामों पे लगा हुआ है। पहला, सीसीटीवी फुटेज गायब करो। दूसरा, जिम्मेवारी पब्लिक पे डाल दो। तीसरा, सही आंकड़े मत दो। चौथा, अपनी गलती मत मानो। मीडिया के साथियों को वहां से भगा दिया गया, रस्से बांध दिए गए चारों तरफ कि मीडिया के साथी वहां पर ना जा पाए, सच्चाई बाहर ना आ पाए। दुर्भाग्य यह है कि जब से ये रेल मंत्री बने हैं तब से तमाम घटनाएं हुई हैं रेल की। पता नहीं मोदी जी की क्या मजबूरी है, भाजपा की क्या मजबूरी है कि इस व्यक्ति को रेल मंत्री के पद से नहीं हटाया जाता है। कानपुर में 2016 में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। एनआईए ने जांच की और एनआईए की जांच में आया कि कोई भी दोषी नहीं। उड़ीसा में बालासोर का सैकड़ों लोग मर गए, 2 क्लर्क जिम्मेदार ठहराए गए और उनको बाद में छोड़ दिया गया। देश को नहीं पता वो क्लर्क अभी जेल में हैं नहीं हैं। हमारे पास जानकारी है कि वो भी जमानत पे बाहर आ गए क्योंकि उनका रोल नहीं था। जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बजट रखा गया पिछले कई सालों से, वो खर्च नहीं होता है। रेल मंत्रालय का बजट बाकी के सामान्य आम बजट से अलग कर दिया। क्या कारण था आज तक देश नहीं जान पाया है। दुर्भाग्य यह है कि आप सीसीटीवी कैमरे को हटा दीजिए, फुटेज को गायब कर दीजिए, मीडिया के साथियों को दूर कर दीजिए, आप लिस्ट मत जारी कीजिए। क्या उससे सच्चाई छुप जाएगी? बहुत गंभीर विषय है कि देश की राजधानी में अगर दर्जनों लोग मर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़कर कुचलकर, और अभी तक आपने एक भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सीधी सीधी मांग है, सबसे पहली कि सीसीटीवी फुटेज वहां के पूरे मीडिया के साथियों को मुहैया कराए जाए। दूसरा, अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए। वो व्यक्ति इस पद पर बैठने लायक नहीं है, वो अयोग्य है इस पद के। तुरंत प्रभाव से इस्तीफा रेल मंत्री का लिया जाना चाहिए। और ये भगदड़ और हादसा नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्राइम है। इसके अंदर क्रिमिनल केस दर्ज हो जिन लोगों के लापरवाही की वजह से ये हुआ है। और सबसे शीर्षस्थ जो हैं वो अश्वनी वैष्णव हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। जब तक वो अपने पद पर रहेंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वो सारे सबूतों को छुपाएंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। और वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है। पिछले 3 घंटे से उस रेलवे प्लेटफॉर्म की सफाई, वहां से सारे सबूत हटाने का काम, फॉरेंसिक टीमों ने अभी सैंपल्स लिए नहीं वहां पर, और रेल मंत्रालय ने वो सब चीजें करनी शुरू कर दी। अश्वनी वैष्णव का सीधा सीधा इस्तीफा होना चाहिए और दिनों में नहीं घंटों में होना चाहिए। तुरंत प्रभाव से क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए और जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जॉब से टर्मिनेट किया जाना चाहिए। यह हमारा पहला विषय था आज का। जो दूसरा विषय है, हमारे विश्व गुरु साहब अमेरिका से अभी घूमकर आ रहे हैं और विश्व गुरु साहब बड़ी बड़ी बातें वहां पर करके आए हैं। यहां तक कि अडानी के भ्रष्टाचार के मामले को भी उन्होंने व्यक्तिगत मामला कहा है। और जिस तरह से गली मोहल्ले में महिलाएं लड़ती हैं, वैसे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हाथ कर करके अडानी का पक्ष रखते हुए हमने देखा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री वहां पर एक व्यापारी से, जिनका नाम आप लोग भी सब जानते हैं, एक्स के मालिक एलन मस्क, उनसे मीटिंग करने गए। देखा कि उनके बच्चे भी वहां मीटिंग में ही खेल रहे थे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रोटोकॉल के साथ मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन कौन से व्यापारिक हित किसी के उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं कि आपको इस तरह से करना पड़ रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति उनके जाने से कुछ घंटे पहले ही हमारे ऊपर 25 से 30% टैरिफ ड्यूटीज लगाते हैं। हमारे बजट में भी इस बार इंपोर्ट ड्यूटी बहुत सी चीजों पर घटाने का प्रावधान था। वो खुलासा अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं। तो सीधा लग रहा है कि हमारे बजट के ऊपर भी कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का प्रभाव था कि आप कस्टम ड्यूटीज को घटाइए। अब वो चीजें कोरिलेट हो रही। ब्रिक्स के लिए मोदी जी और तमाम बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बात करते थे। ब्रिक्स एक कुछ देशों का समूह है जिसके खिलाफ लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय बोल रहे हैं। उनका बोलना अपने देश के लिए बिल्कुल ठीक है। वो तो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, वो ड्यूटीज लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब हम ब्रिक्स के सदस्य हैं, आई जो है ब्रिक्स में वो इंडिया के नाम से है, और जब राष्ट्रपति महोदय इतनी कड़वी बात बोल रहे हैं ब्रिक्स के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय विश्वगुरु साहब बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं, क्या कारण है कि आप इतना खामोश हैं? और इन सबसे जो बड़ी दुखद बात है वो ये है कि जिस तरह से अभी अमेरिका से हमारे भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, हथकड़ी और बेड़ियों के साथ, वहीं के विभागों ने वीडियोस भी लीक किए हैं। क्या ये अमानवीय नहीं है? जब हमारी सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 में थी, तो एक हमारी आईएफएस अधिकारी थी देवयानी खोबरागड़े, याद होगा आप लोगों को। उनकी डोमेस्टिक कोई मेड थी वहां पर, वो भी इंडियन थी, उसके साथ कोई उसने केस दर्ज किया था, कुछ था। अमेरिकन एजेंसीज ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया था। हमने दिल्ली के अंदर अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जितने बैरियर थे सब हटा दिए थे, उनकी तमाम सिक्योरिटीज को कम कर दिया था, और बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दर्ज किया था अमेरिका के साथ, और अमेरिका को हमने झुकाया था। आज क्या मजबूरी है कि आप अमानवीय बिहेवियर के लिए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं? विदेश मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर और भी सफाई दे रहे हैं। अवैध प्रवासी हम भी मानते हैं, किसी भी देश में जाना किसी भी देश का अधिकार है। हम भी बांग्लादेश के लोगों को बाहर भेजते हैं, डिपोर्ट करते हैं। मोदी जी ने तो नहीं किया, हमने किया, हमारी सरकार ने। क्या आप लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने कभी देखा कि बांग्लादेशियों को बेड़ियों में और हथकड़ी लगा के हमने बाहर भेजा? हमारा सीधा सीधा सवाल है, पहला सवाल, कि जब हमारे भारतीयों के साथ ये अमानवीय कृत हो रहा है तो मोदी जी आप खामोश क्यों हैं? दूसरा हमारा सीधा सीधा सवाल है कि उस देश में कोई भी, जो लोग वापस आ रहे हैं देश के किसी भी राज्य के हैं, वो चाहे वो गुजरात के लोग पंजाब से ज्यादा हैं, लेकिन हम गुजरात और पंजाब में उनको नहीं बांटना चाहते। हम कहते हैं वो सब भारतीय हैं, सब के सब भारतीय हैं। तो आपने अमृतसर के ही पोर्ट को क्यों चुना? आप सब वो जो जहाज आ रहे हैं, जो हमारे पास एयर रूट की जानकारी है, वो ईस्टर्न साइड से आ रहे हैं, पूरा देश क्रॉस करके वो अमृतसर आ रहे हैं। हो सकता है मेरी जानकारी में थोड़ी कमी भी हो, ये खोज का विषय हो सकता है, लेकिन क्या उनको अमृतसर ही लाने के पीछे कोई ऐसा मकसद है कि पंजाब को बदनाम किया जाए, पंजाबियत को बदनाम किया जाए? क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेताओं के आने शुरू हो गए कि पंजाब में बेरोजगारी है इसलिए पंजाब के लोग ज्यादा हैं। तो मैं तो पूछना चाहता हूं, गुजरात में तो 25-30 साल से आपकी सरकार है, गुजरात के तो उसमें ज्यादा लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल गुजरात और पंजाब में नहीं बांटना चाहता। वो भारतीय हैं, वो बेरोजगारी, किसी मजबूरी, शौक, जिस भी रूप में गए हों, डिपोर्ट हुए, तो क्या देश के गृह मंत्री और विदेश मंत्री को ये नहीं चाहिए था कि उनको डिपोर्ट करने के लिए आप अपने प्लेन भेज देते? क्या बाकी देशों ने अपने जहाज भेजकर अपने नागरिकों को नहीं लिया वहां से? उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि उनका सैन्य जो विमान है
डिफेंस का जो एयरक्राफ्ट है वो छोड़ने आ रहा है हमारी भूमि पर। क्या उनके पास दूसरे एयरक्राफ्ट नहीं है? 40-40 घंटे तक वो जहाज में बंध के बैठे हुए हैं। उनको शौचालय तक की सुविधाओं में लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो क्या हमें अपने एम्बेसडर को बुलाकर ये प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने आंखें बंद कर रखी। मोदी सरकार गूंगी और बहरी हो गई। वो कभी कहते हैं यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया, कभी मैंने ये कर दिया, कभी मैंने वो कर दिया। जो भारतीय हैं हमारे, क्या उनके लिए इस सरकार को उनके सम्मान में खड़ा नहीं होना चाहिए? आप नमस्ते ट्रंप कर सकते हैं गुजरात में बुलाकर, वहां पर हाउडी मोदी हो सकता है, इस बार ट्रंप सरकार हो सकता है। आप विदेशियों के साथ खड़े हो सकते हैं उनके सपोर्ट के लिए। तो आपने अभी तक अपने नागरिकों के लिए एक बार भी आवाज क्यों नहीं उठाई? हमारे सीधे सीधे सवाल हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी उत्तर दे। आप लोगों के प्रश्न हम लेंगे इन दोनों विषयों पर, रेल मंत्री और अमेरिका से डिपोर्टेशन जो हमारे भारतीय नागरिक आ रहे हैं। प्रगट भाई भी अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें। देखो, कल ਦਾ बड़ा ਸਾਡੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ MOS, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਹੀ RSS ਦਾ ਔਰ ਏਜੰਡਾ ਹੀ BJP ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇੜੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਐਸਨੀਕਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ। शर्मा जी, आपने कहा कि 1000 व्यक्ति जो है कुंभ में उनकी डेथ हुई, उसका प्रमाण तो आपको देना ही पड़ेगा ना। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने पूरा सेंटेंस जो कहा आपने शायद सुना नहीं। मैंने कहा वहां चश्मदीदों की जो बातें आ रही हैं उसके आधार पर, और ये शक असलियत में इसलिए बदलता है कि 30 लोगों की लिस्ट जो AI की बात करने वाले और ड्रोन्स की बात करने वाले मोदी जी हैं, वो आज तक 30 लोगों की लिस्ट नहीं ला पाए। और जिस तरह से ट्रकों में सामान और तमाम चीज़ें मृतकों की और लापताओं की वहाँ से लादी गई हैं, उससे सीधा सीधा लगता है
वहां पर आप जाके अनऑफिशियली बात करें। आज मीडिया के तमाम लोगों को क्यों रोका गया? ये पुख्ता होती है बात। 30 लोगों की लिस्ट अगर वो जारी कर देती बीजेपी तो मुझे लगता है कि इस सवाल नहीं आता। मैंने पूरा वाक्य कहा कि चश्मदीदों की और तमाम लोगों की वहां पर जो बातचीत है उसके आधार पर ये आंकड़ा सामने है। अगर मेरा आंकड़ा गलत है तो सही आंकड़ा बीजेपी प्रस्तुत करे। सर आपने जो बोला है, जो आपने दो मुद्दे जो उठाए, एक तो कुंभ का हो गया और दूसरा जो अमेरिका में डिपोर्ट हुए, तो आपने जो बोला उसकी तो जांच भी चल रही है, अभी उसका आंकड़ा आया नहीं, जांच भी चल रही है। लेकिन आपने जो बोला 1000 मौतें हुई है, सबसे आप पीछे भी जो कुंभ के हुए हैं उसमें भी ज्यादातर देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारी मौतें हुई। एक जो अखबार है इसमें पुरानी कटिंग है 1954 की बात जो है, उसमें जो चर्चा में आ रहा है पीछे में, जब जवाहरलाल नेहरू जी वहां पे गए थे तो 500-800 लोग मरे कुंभ के मेले में। तो कुंभ के मेले में तो पहले भी ऐसे ऐसे जो लोग हुए, तो इस बार सवाल क्यों? मैं इसको सर एक दूसरा जो आपने जो मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस की सरकार भी पहले रही है, आज जो है मान लो कांग्रेस सरकार भी, आज जो विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 212 जो है ना सारे जो ट्रैवल एजेंट है वो रजिस्टर्ड है, और उसके बावजूद जो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे आज जो जलंधर की बात करें 86 जो है ट्रैवल एजेंट जो सिर्फ रजिस्टर्ड है, तो उसमें से भी कुछ जो है जो एक्सपायर हो गए। तो इतने इमिग्रेशन इतना सारा जो ट्रैवल एजेंट आज तो ना किसी सरकार ने काम किया, ना कांग्रेस का कभी नहीं हुआ, तो दोष सारा जो बच्चों पे डाल दिया, बच्चे क्या करेंगे? नहीं, मैंने तो बच्चों को कोई दोष दिया ही नहीं। मैंने तो एक सेंटेंस उन लोगों के खिलाफ नहीं बोला। पहली चीज मैंने कहा जिस भी हालात में गए, वो बेरोजगारी में गए, तंग होके गए या शौक से गए, मैंने तो ये कहा। बहुत लोगों को विदेश जाने का ये रहता है कि भाई मुझे विदेश जाना है, और वो किसी भी राज्य का हो, मैं तो उस पर बांट नहीं रहा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने पंडित नेहरू जी के बारे में कहा कि वो भी गए थे तो मौतें हुई थी। ये बीजेपी का बहुत गंदा प्रोपेगेंडा है, मशीनरी। पंडित नेहरू, एक मिनट सुनिए ना, ये अखबार सुनिए ना, ये अखबार की कटिंगें उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत तैयार होती हैं सुबह शाम तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस डेट को गए थे आप बता दीजिए मुझे। आपने तो पढ़ा है पूरा। अरे भाई रिकॉर्ड नहीं है ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 तारीख को गए और वो जो भगदड़ हुई वो 3 तारीख को हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो वापस आ गए थे, और वो 3 फरवरी हाँ, मैं कह रहा हूँ सब मैं वही कह रहा हूँ। एक दिन पहले पंडित नेहरू गए, भगदड़ अगले दिन हुई। और भगदड़ होने का कारण ये था कि किसी ने कहा कि नागा साधुओं ने लोगों के साथ कोई दिक्कत की। नागा साधुओं का उस दिन वहां पर स्नान था। नागा साधुओं को कहा कि नहीं, जल्दी पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इस अफवाह की वजह से वहां पर कुछ भगदड़ हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके कारण नहीं थे। मैं फिर बताऊं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कहूंगा साहब, आज आपके पास रिकॉर्ड है 800 कुछ लोग मरे, मेरे पास नहीं है रिकॉर्ड। लोग कम मरे थे, वो भी दुखद था उस दिन भी। आज हुआ है वो भी दुखद है। लेकिन सरकार ने एक मिनट सर, सरकार ने आंकड़े कभी छुपाने का प्रयास नहीं किया। अगर किया हो तो मुझे बता दीजिए। और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय पर ऐसा हुआ तो मोदी जी को लाइसेंस मिल जाता है कि अब भी हो जाएगा। दुर्घटना एक्सीडेंट कभी हो सकता, ये धर्म का काम है, इसके लिए आपको थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, बजाय आपको क्रिटिसाइज करने के। ये सनातन धर्म का काम है, इसमें हुआ है तो कोई जो दुर्घटना घटी है उसके लिए सभी को दुख है, सभी को उसमें हेल्प में, बजाय आपको उसमें थोड़ा इसको अच्छे ढंग से जो आपको ऐसे बताने चाहिए कि सरकार को क्या करना चाहिए था जिससे ऐसी दुर्घटना ना हो। अभी 4 महीने पहले लगभग 350 के करीब लोग मरे थे, 137 लोग डिक्लेयर हुए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर ही बाबा के प्रोग्राम में भगदड़ मची थी। हमने खूब आवाज उठाई मीडिया के माध्यम से, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ उसमें। अभी 4-5 महीने पहले हाथरस में हुआ था। क्या सरकार को नहीं सीखना चाहिए? किसान आंदोलन हो तो आप राजनीति कर रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। चाइना घुस के बैठ जाए तो पत्रकार हमसे ही सवाल पूछते हैं, आप तो देश के बॉर्डर पर सवाल कर रहे हो। आज अगर सनातन के नाम पर यह कहा गया कि हजारों करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का खर्च हो रहा है, तो जान माल की जिम्मेदारी पाकिस्तान की तो है नहीं।
विपक्ष सवाल भी नहीं पूछेगा क्या? एक मिनट, हजारों करोड़, 700 करोड़ से ज्यादा का खर्चा है। खर्च नहीं होना चाहिए। नहीं कह रहा खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल। एक मिनट सर, यार आप ये लोग सवाल दो, 1 बाय 1 पूछ रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूं ना, मैं उत्तर दे रहा हूं ना। वो मुझे फंसाना चाह रहे हैं, आप बचाना चाह रहे हैं। रुकिए जरा। अरे महाराज, वो चाह रहे हैं मैं सनातन के खिलाफ कुछ बोलूं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे। अच्छा सर, दिल्ली में एक मिनट प्रभु, हमने कभी नहीं कहा खर्च नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर टैक्स पेयर्स का खर्चा हो रहा है तो जान माल की जिम्मेवारी सरकार की। मेरा सीधा सीधा ये कहना है। 3 लाख। एक मिनट सुनिए ना सर, आप बीजेपी वालों से कहिए कि साहब एक लिस्ट बना के दे दो कि भाई विपक्ष इन पे तो सवाल पूछेगा और बाकी किसी पे सवाल नहीं पूछेगा। हम एग्री हो जाएंगे आपकी बात से। सर दिल्ली में जो भगदड़ हुई है, दिल्ली में जो भगदड़ हुई है, रेल 3 लाख करोड़ रुपये का जो वहाँ पे जो कुंभ का जो हुआ, जो बिजनेस हुआ वहाँ पे, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, उसके जो है जो उनकी आय में वृद्धि हुई है। अगर 10,000 करोड़ लगा के, जैसे आपका जो आप कह रहे हैं 7,000 करोड़ लगा के, 1500 करोड़ लगा, उन्होंने बोला 3 लाख करोड़। मैं कह रहा हूं कि मैं 1500, 700, 1000 रुपए की बात ही नहीं कर रहा, मैं व्यापार की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं जान माल की जिम्मेदारी किसकी, आप ही बता दीजिए दोनों मुझे। सर दिल्ली में जो किसकी है? वो तो जो बस इतना ही मैंने कहा, मैंने इतना ही कहा। आप सरकार कहिए ना, ऑर्गेनाइजर को पाकिस्तान से तो आए नहीं, सरकार कहने में क्यों डर रहे हैं आप? हाँ, आप कहिए सरकार की जिम्मेवारी जी। सर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुई है, काफी लोग मरे हैं, उसके लिए रेल विभाग ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सीसीटीवी सुरक्षित रखने को भी कहा गया। लग रहा है इस निष्पक्ष जांच हो पाएगी, एक्शन लिया जाएगा। अभी 3 दिन पहले पुलवामा घटना की बरसी थी, दोनों पत्रकार महोदय मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि साहब वो तो ऐसा है। मैं इन दोनों से सवाल पूछ लेता हूं, पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था, आप दोनों मुझे बता दीजिए। उस एक मिनट साहब, एक मिनट, उसमें तो एनआईए जांच कर रही थी, यहाँ तो 2 सदस्य हैं, मैं दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं। ये सरकार केवल जांच के नाम पर लीपापोती करती है। कई दर्जन एसआईटी बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, एक एसआईटी का रिजल्ट नहीं पता हमें। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बता दीजिए। दिल्ली वाले मैटर में भी मेरे साथ ही कुछ नहीं होगा। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए आपको, कानपुर का एग्जाम्पल लिया 2016 का, एनआईए जांच कर रही थी, 1 साल में कोई दोषी नहीं मिला। बालासोर में 300 से ज्यादा मौतें हुई, वहां भी खूब जांचें हुई। प्रधानमंत्री मोदी गए वहां पर, मोदी के नारे भी लगे, रील मंत्री ने उस पे बाइक पे बैठ के भी रील बनवाई अपनी, जांच तो वहां भी हुई होगी। मैंने पूरा हवाला दिया कि 2 लोग, कोई क्लर्क टाइप लोग, लोअर अधिकारी जो थे, उनको अरेस्ट किया, और जहां तक मेरी जिम्मेवारी है वो भी दोनों छूट गए। 300 लोग मरते हैं, कोई जिम्मेवार नहीं। 300 लोग भगदड़ में बसते हैं यूपी में, कोई जिम्मेदार नहीं। सवाल मत पूछो इनसे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।